संविधान सभा के बारे में मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि संविधान सभा के बारे में छोटा मोटा आपको परिचय दे दूं मैं। और क्योंकि आजकल हर कोई बात जो करता है वो संविधान के बारे में बात करता है, चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो। आखिर में ये संविधान शब्द कहाँ से निकला? अगर इसके पूरे गर्द में जाएं तो लगभग स्वराज शब्द से बहुत सारे बच्चे यहाँ परिचित होंगे, क्योंकि स्वराज शब्द था वो बाल गंगाधर तिलक के देन था, जो कि 1897 के अंदर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में एक तरह से प्रस्तुत किया था कांग्रेस के अंदर। और स्वराज शब्द जब सबसे पहले निकला, उस स्वराज शब्द के निकलने के बाद संविधान शब्द शुरू हुआ। अब संविधान शब्द जो है वो 1936 के अंदर जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर इस संविधान सभा शब्द को सबसे पहले लिया गया वहां पर कि इस देश के अंदर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा हमारा देश 15 अगस्त 47 को आजाद हुआ था, तो ये बात 15 अगस्त 47 के पहले की कर रहा हूं मैं आपको कि 1936 के अंदर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर सबसे पहले संविधान सभा के गठन की चर्चा हुई। उसका महत्व बताया गया लोगों को कि इसका महत्व है क्या। मैं तो मानता हूं आज भी लोगों को महत्व नहीं मालूम है, इसलिए मैं खड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय 1936 के अंदर सबसे पहले संविधान सभा का गठन करने से पहले उसका महत्व और कार्यप्रणाली क्या होगी उसकी विस्तृत चर्चा 1936 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। उसके 2 साल बाद 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के सामने कह दिया था कि यह जो संविधान सभा का जो गठन होने वाला है वो जो आपको करना है वो पूर्ण रूप से निर्वाचित होना चाहिए। कहने का मतलब थोपे हुए सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचन के माध्यम से ही लोग बैठेंगे कमेटी के अंदर। और दूसरी बात, बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारत के लोग मिलकर के ही संविधान सभा का गठन करेंगे। यानी 2 साल बाद 1938 के अंदर इसको स्पष्ट रूप से बता दिया गया था। उसके 2 साल बाद 1940 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इस बात को मान लिया गया कि चलो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। 1942 के अंदर उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया संविधान सभा के बारे में कि हम इसका प्रस्ताव भी पारित कर देते हैं कि विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, उस दौर के अंदर आप जानते होंगे 1939 से लेकर 1945 का जो दौर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उस विश्व युद्ध के अंदर ही 1945 के अंदर जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए और उसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो उन्होंने 1942 में ये कह दिया था कि विश्व युद्ध जब समाप्त होगा उसके बाद में इस संविधान सभा का गठन कर लिया जाएगा। तो 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके 1 साल बाद ठीक 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के माध्यम से अंग्रेजों ने संविधान सभा का गठन कर दिया गया। उस दौर में 1946 के अंदर जब ये शुरू हुआ तब किसको लिया जाए, देशी रियासतें थी उस समय, स्टेट गवर्नर भी थे, तो सभी की संख्या निर्धारित की गई कि कितनी देशी रियासतें हैं, वहां से सबको एक प्रतिनिधि को लिया गया। तो स्टेट गवर्नर थे उनके माध्यम से उनके सदस्य लिए गए, जो कुल मिलाकर लगभग 389 सदस्यों को इस संविधान सभा के निर्माण के तहत लिया गया। और उन सबका दायित्व था कि वह भारत को एक नया संविधान दे। इसी बीच 15 अगस्त 47 को हमारा देश आजाद हो गया, पर संविधान का जो निर्माण हो रहा था वो धीमे धीमे चल रहा था। पूरा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, बहुत बड़ा समय लगा संविधान के निर्माण में। और आप सभी के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, हम सब के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए खुशी की बात है कि हमारा संविधान आज भी पूरे विश्व के अंदर से सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे अनुच्छेद हैं लगभग, मेरा मानना है 385 से ज्यादा अनुच्छेद है। और हमारे बाद में अगर कोई देश आता है जिसके अनुच्छेद ज्यादा है वो स्विट्जरलैंड आता है। और स्विट्जरलैंड के अनुच्छेद जो है वो हमसे 100 कम है, लगभग 295 अनुच्छेद है। यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। और उसको बनाने के पीछे बहुत से व्यक्तियों का हाथ है, मगर हम मूल रूप से भीमराव अम्बेडकर को ही जानते हैं। आखिर क्या कारण? क्योंकि कम से कम 8 समितियां बनाई गई थी। इस संविधान सभा के निर्माण में 8 समितियों का निर्माण हुआ और 11 उप समितियों का निर्माण हुआ था। अब जो 8 समितियां थी उसके अंदर से अलग अलग समितियों के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको भी एक समिति का अध्यक्ष बनाया था। सरदार पटेल जो थे उनको भी बनाया गया था। उसी तरह से प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो उस समय भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और सभी समितियों के अंदर से कम 7 सदस्य दिए गए थे, मगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनको याद करने के पीछे एक मूल कारण ये
कि वो जो 7 सदस्य रखे गए थे उसमें से जो काम करने वाले वर्किंग सदस्य थे उसमें से 2 से 3 सदस्य तो विदेश चले गए थे, 1 और 2 अस्वस्थ थे, और 7 में से केवल अंबेडकर जी ही अकेले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में कम से कम 40 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद, मूल बात यह है कि कम से कम 40 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने उस प्रारूप समिति का ड्राफ्ट तैयार किया और 1946 के अंदर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। वो सौंपने के बाद में सबसे बड़ी बात वही थी जो अभी हमने मनाया दिवस 26 नवंबर को पूरे भारत के अंदर संविधान दिवस मनाया गया। तो उसी 26 नवंबर 1949 के दिन उस संविधान को हमने आत्मार्पित किया था, उसको अंगीकृत किया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन हमने पूरे राजस्थान के अंदर भी हमने मनाया इसको संविधान सभा के रूप में, संविधान दिवस के रूप में आप अभी मना करके बैठे हैं। और उसी के तहत विधेयक सहायता शिविर का इतना बड़ा जो कार्यक्रम हमारे दंगोला स्कूल में जो हुआ था, पूरे डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमारे स्कूल को मिला था, वो भी इसी संविधान सभा की दिवस के याद में ही वो उत्सव, वो फंक्शन हमारे स्कूल में मनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हमने आत्मार्पित कर दिया, अंगीकृत कर दिया, और उसके बाद लागू करने के पीछे कारण यही था कि इसको 26 जनवरी 1950 को आके 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। तो उसके पीछे एक ही बात कि 1930 के अंदर, 26 जनवरी 1930 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर यह मूल रूप से भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की गई। वो ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी 1930 का दिन। तो लोगों ने यही सोचा कि उस ऐतिहासिक दिन की याद में वो दिन भी हमको हमेशा याद रहेगा, इसलिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम हमारे गणतंत्र दिवस है वो मनाएंगे। तो कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, 40 से भी ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान 395 के आसपास इसके अनुच्छेद हैं, कितनी ही अनुसूचियां हैं, और इतना बड़ा लिखित संविधान हमारे देश के अंदर प्रस्तुत हुआ। ये तो प्रस्तुत हो गया, उसके बाद का काम हमारा है, क्योंकि संविधान बना दिया लोगों ने, बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने बना दिया। अब हमको उस संविधान का पालन करना है। संविधान के पालन की जब बात आती है तो हम केवल अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। हमको हमारा अधिकार चाहिए। स्कूल के अंदर बच्चा भी ये सोचता है कि हमको ये मिलना चाहिए, नागरिक, आम नागरिक भी यही सोचता है कि हमको ये मिलना चाहिए, पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि हमारा इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बस समस्या वहीं पर आती है। आज ही अगर राष्ट्र पत्रिका अगर आपने पढ़ी हो तो गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, वहां पर दीक्षांत समारोह हुआ था। उस दीक्षांत समारोह के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी यही कहा कि संविधान के मूल अधिकारों की हम सभी बातें करते हैं, पर कर्तव्यों पर भी हम ध्यान दें कि हमारा कर्तव्य क्या है। पूरे देश के अंदर कहीं पर भी अगर कोई हड़ताल होती है, कोई आगजनी होती है, तो भारत देश की चर्चा हमेशा आगे होती है। अगर उदाहरण की बात करें हम, तो हमारे सामने आदर्श उदाहरण जापान का आता है। जापान के अंदर भी हड़ताल होती है, पर कोई भी मीडिया वाला उसको पकड़ नहीं सकता कि वहां पर हड़ताल हो रही है। आखिर में ऐसा क्यों? वो इतने सभ्य कैसे हो गए, और क्या सोच है उनकी? वो भी हड़ताल करते हैं, पर कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, मैं आपको कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुद्दा छेड़ रहा हूं आपके सामने कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम देश की संपत्ति को बर्बाद नहीं करते। अगर हड़ताल करनी है तो हम जापान से सीखें, जहां पर जूते बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर अगर हड़ताल होती है तो दाएं पैर का जूता बनाया जाता है, जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होती तब तक। और हड़ताल समाप्त होने के बाद में वही कर्मचारी बाएं पैर का जूता बनाएंगे, तब तक काम रुकता नहीं है और 1 रुपए का भी नुकसान देश का होता नहीं है। अगर किसी बोतल की फैक्ट्री के अंदर, जापान के अंदर बोतलें बनाई जाती हैं, तो वहां के कर्मचारी केवल बोतल बनाएंगे, उसके ऊपर का ढक्कन नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका मालूम है जब तक ढक्कन नहीं बनेगा तब तक उस बोतल की कोई वैल्यू नहीं है। दाएं पैर के जूते के साथ बाएं पैर का जूता नहीं बनेगा तब तक उस जूते की कोई वैल्यू नहीं है। पर काम रुकना नहीं चाहिए। इस देश के अंदर जब तक हम इस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, तब तक हम हमारे अधिकारों को जब तक पीछे रख करके कर्तव्य निभाने के लिए हम जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक इतना बड़ा लिखित संविधान, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े संविधान का जो महात्म्य है, जो भाव है, उस भाव को सच्चे रूप के अंदर सामने नहीं आ पाएगा। तो आज के दिन मैं इस छोटे सी स्पीच के माध्यम से
आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर जिस किसी क्षेत्र के अंदर हम काम करें, सबसे पहले हम अपना कर्तव्य पूरे जोर से निभाएं, तब जाके इस संविधान का जो आत्मा है उसको शांति मिलेगी और उन महान व्यक्तियों ने जो इस संविधान का निर्माण किया है उनको शांति मिलेगी कि हमने इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी चीज देकर के गए हैं। अस्तु, जय हिंद।